नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कानपुर की वारदात, जी हां, कानपुर की वारदात की एक एक तस्वीर हर किसी के मन में है, जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। और एक अपराधी विकास दुबे, जिसने खाकी के कत्लेआम से खूनी खेल खेला, और वो अपराधी वारदात के बाद से अब तक फरार है, जिसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की 100 से ज्यादा टीम लगी हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन जितना गुनहगार विकास दुबे, उससे कहीं ज्यादा वो लोग हैं जो अब तक ऐसे विकास का विनाश करने के बजाय उसे संरक्षण देते रहे। जी हां, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपराधिक दुनिया में बढ़ते कदम में उसका साथ देते रहे, जिसका अंजाम प्रदेश में 8 पुलिस वालों का खून है। अब बहुत जल्दी विकास की इनसाइड स्टोरी का खुलासा हो जाएगा, इनसाइडर का भी खुलासा हो जाएगा, यानी कि वो लोग जिन्होंने विकास दुबे के घर पड़ने वाले इस रेड की मुखबरी की। क्योंकि विकास दुबे की मोबाइल कॉल डिटेल जब खंगाली गई है, तो सामने आया है कि वारदात के 24 घंटे पहले तक कई पुलिस वालों ने इस अपराधी से बात की थी। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कई पुलिस वालों ने इस अपराधी विकास दुबे से बात की थी इस रेड के पड़ने से पहले। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं में से किसी ने दबिश की खबर तो नहीं दी। वहीं पुलिस की कॉल डिटेल के आधार पर 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। एबीपी गंगा ये अपडेट्स आपके सामने रख रहा है। ये अपडेट्स एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको दी भी थी, लेकिन आपको ये बता दें कि इन सभी से पूछताछ भी चल रही है। हालांकि यूपी पुलिस और सरकार की साख के लिए सवाल बन चुका है। गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। इस खूंखार अपराधी की हर किसी को तलाश है। चप्पे चप्पे पर विकास दुबे की तलाश की जा रही है। विकास दुबे के मामा और चचेरे भाई को पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है। अब यूपी पुलिस ने विकास दुबे का सुराग देने वाले को 50,000 रुपए के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वही गैंगस्टर विकास दुबे की मां ने अपने बेटे का एनकाउंटर कर देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दो। खुद खूंखार अपराधी की मां ये कह रहे हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। वहीं सीएम ने भी कह दिया कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आप बताइए कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या आप डिटेल जानकारी मिल पाई उन लोगों के बारे में कि वो कौन लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं जो कॉल डिटेल खंगाली गए, पुलिस के पास जो कॉल डिटेल है और उसी के आधार पर ये सभी 12 लोग चिन्हित किए गए हैं? और पूछताछ में क्या इन्होंने खुलासा किया है? देखिए, अभी 12 लोगों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी और भी बढ़ेगा। दरअसल विकास दुबे को गिरफ्तार करना यूपी पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा हमला विकास दुबे ने किया है। इससे पहले सिर्फ 2007 में ठोठिया में 6 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। जब दरिया एनकाउंटर करके पुलिस टीम वापस आ रही थी, तब धोखे से हमला किया गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लेकिन विकास दुबे ने जो कुछ किया वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती है कि जब पुलिस उसको दबिश देने जाती है तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके हमला किया जाता है, जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। लिहाजा ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विकास दुबे की गिरफ्तारी एक किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि विकास दुबे के जो शरणदाता हैं, जो संभावित शरणदाता हैं, जो मददगार हैं, उन पर भी यूपीएसटीएफ कानपुर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। और संतोष, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो 12 लोग अभी तक आए हैं और आप बता रहे हैं कि संख्या और ज्यादा बढ़ रही है, आप ये बताइए कि इनमें से क्या कोई बड़ा अधिकारी है पुलिस का? नहीं, देखिए, अभी तक पूछताछ जो की जा रही है, जैसे कि कल यूपीएसटीएफ ने जो इंस्पेक्टर चौबेपुर हैं विनय तिवारी, उनसे पूछताछ की। उनसे पूछताछ करने की वजह थी कि जो 307 का मुकदमा राहुल तिवारी ने लिखाया था, उसको लिखने में आनाकानी की गई। उसके साथ ही राहुल तिवारी का जो मुकदमा लिखने के लिए जो शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा, उनके निषेध करने के बाद एफआईआर लिखी गई। जो स्थानीय थानेदार हैं, उनको जानकारी नहीं है कि विकास दुबे कितना, मतलब कहा जाए, दुर्दांत और दुस्साहसिक अपराधी है। और दबिश देने के लिए जब पुलिस पार्टी जाती है, तब उनके द्वारा बैकअप प्लान नहीं तैयार किया गया, क्योंकि थानेदार एक ऐसा शख्स होता है जिसको अपने इलाके का सबसे, जो कहा जाए, दुस्साहसिक अपराधी के बारे में जानकारी होती है। जबकि विकास दुबे तो कानपुर का सबसे बड़ा दुस्साहसिक अपराधी। बिल्कुल। संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ। इस बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी और खबरें भी मिल रही हैं, और एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और मिल रही है
कानपुर मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि शिकायत करने पर पीड़ित को पीटा गया था। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शिकायत की गई थी तो पीड़ित को पीटा गया था। एसओ विनय के सामने विकास ने पीड़ित को पीटा था। एसएसपी से शिकायत करने पर दबिश देने के लिए पुलिस की टीम गई थी और उसके बाद हमारे जवान शहीद हुए हैं। लेकिन इस बीच में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि इसका रुतबा, इसका दबदबा इतना था, इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि पुलिस कर्मियों के सामने ये शिकायतकर्ता को पीटता था। इसने शिकायतकर्ता को पीटा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष बने हुए हैं। संतोष, ये कौन पीड़िता है? ये पीड़ित के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? किस सिलसिले में पुलिसकर्मी के सामने गया था और क्यों विकास ने पीटा था, क्या पता चल पाया? ये देखिए, ये पूरी घटना से कल से पहले 4-5 दिन पहले की घटना है। राहुल तिवारी नामक शख्स है जिसने कि हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखाने की कोशिश की थी और जब एसएसपी कानपुर और सीओ बिल्लौर देवेंद्र कुमार मिश्रा की निषेध करने के बाद भी एफआईआर लिखी गई और इस पूरे मामले में स्थानीय थानेदार के सामने विकास दुबे ने पीड़ित को पीटा और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि स्थानीय थानेदार से भी बदसलूकी की थी और इसी बात को लेकर अक्सर नाराज है कि स्थानीय थानेदार के बाद बदसलूकी हो गई। उसका जीडी में इंदिरा किया गया कि नहीं किया गया, यानी विकास दुबे ने जो ठीक है। संतोष आप बने रहे। इस बीच हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी भी हमारे साथ कानपुर से और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जिस शख्स राहुल का जिक्र किया है अभी संतोष ने, इस राहुल के बारे में आप बताइए कि क्या ये राहुल सामने आया और राहुल ने क्या क्या बातें बताई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले भी एबीपी गंगा ने कल सबसे पहले बताया था, क्योंकि जब ग्रामीणों से बात की थी तो कई तथ्य सामने आए थे कि वहां पर एक दिन पहले राहुल तिवारी, जिसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसको जब शिकायत की थी पुलिस से उसने, तो उसके बाद विकास दुबे ने अपने घर पे बुलाकर उसको पुलिस के सामने ही पीटा था और जिसके बाद जब एसएसपी से शिकायत की गई है तब जाकर 307 का मुकदमा दर्ज होता है और फिर सीओ के नेतृत्व में 3 थानों की जो फोर्स है वो दबिश डालने जाती है और जहां पर इतना बड़ा हत्याकांड एक तरह से कहा जाए वो हो जाता है और आज जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो जिस तरह से पूरा अगर प्रकरण देखा जाए तो जमीन के विवाद को लेकर राहुल तिवारी को पहले तो विकास दुबे के जो गुर्गे हैं वो पीटते हैं और जो विकास तिवारी है जो वादी है वो जब इसकी शिकायत पुलिस से करता है तो रसूख इतना था कि आखिरकार तुमने पुलिस से शिकायत क्यों की। इस बात को लेकर जो एसओ चौबेपुर हैं विनय तिवारी, उनके सामने ही जो वादी राहुल है उसको पीटा जाता है और जिसके बाद जब एसएसपी शिकायत होती है तब मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद देर रात दबिश डालने जो पुलिस टीम है वो जाती है और वहां पर हमला हो जाता है। तो पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि पुलिस के सामने एक दिन पहले जो पूरी घटनाक्रम हुई थी वो मुख्य वजह रही है। तो सूत्रों के हवाले से जो ये खबर आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक दिन पहले वहां पर विकास दुबे के पास जो चौबेपुर एसओ हैं वो जाते हैं और वहीं पर उसके सामने ही जो वादी है उसको पीटा जाता है, जिसके बाद ये पूरा मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद दबिश डालने के लिए जाती है टीमें। तो बड़ा एक सूत्रों के मुताबिक जो एक बड़ी जानकारी है वो मिल रही है। हालांकि अभी फिलहाल ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर। आप हमारे साथ बने रहे कि जो शिकायत करता था, जो पीड़ित था, पुलिस कर्मियों ने उसके शिकायत को सुना नहीं, पहले उल्टा उस बदमाश के पास लेकर गए और उसके अपराधी ने, विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों के सामने, बताया जा रहा है चौबेपुर एसओ के सामने मारपीट की, राहुल को पीटा गया। उसके बाद आला अधिकारी के पास गए और उसके बाद का प्रकरण सब आप जानते हैं। शहीद पुलिस वालों के हौसलों को सलाम है, जिन्हें देखने के लिए अब जन सैलाब उमड़ रहा है। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। मथुरा में शहीद जितेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो झांसी की हम बात करें तो झांसी में सिपाही सुल्तान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उधर रायबरेली में शहीद महेश यादव को लोगों ने नमन किया और उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हमले में शहीद हुए औरैया के सिपाही राहुल भी पंचतत्व में विलीन हो गए। इसके साथ ही आगरा के शहीद बबलू को भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। कानपुर हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अनूप को प्रतापगढ़ में उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां पर उनके अंतिम दर्शन किए गए। शहीदों को नमन किया गया। अधिकारी भी पहुंचे, जनप्रतिनिधि समेत कई लोग पहुंचे। आपको बता दें कि सभी 8 शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक और बड़ी जानकारी इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दे दें। विकास दुबे कांड के बाद यूपी पुलिस की अब नई कवायद। नई कवायद यह है कि नए सिरे से जिलेवार मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाएं। विकास दुबे पर 60 मुकदमे के बाद भी
पुलिस अनजान बनी रही, वो बाहर घूमता रहा और बाहर घूमता नहीं, लोगों को धमकाता रहा, अपनी पहुंच को और मजबूत करता रहा और उसके बाद उसने पुलिसकर्मियों को ही मारा, पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। हमारे संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब आप बताइए कि ये किस तरह का नया ढांचा है, ये क्या किस तरह की लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट पर फिर पुलिस किस तरह से काम करेगी? देखिए, विकास दुबे के कांड ने यूपी पुलिस की कलाई खोल कर रखी दी है कि वो कैसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाती है। कि कानपुर में एक व्यक्ति जो जिसके पास 7 मुकदमे हैं, थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ कोई ऐसी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो पुलिस 15-15 हजार के इनामी बदमाशों को एनकाउंटर करके वाहवाही लूटती है, वहां पर 1.5 साल तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले अनंत देव तिवारी कानपुर रहे। उनसे सवाल, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि 1.5 सालों के दौरान एसएसपी अनंत देव तिवारी ने विकास के खिलाफ कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई की, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विकास दुबे एक दिन का पैदा हुआ बदमाश नहीं है, ये बीते कई सालों से लगातार दुर्दांत को कुछ तरीके से वारदात कर रहा था। लगातार जो जनता थी वो प्रताड़ित थी, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव तिवारी की नजर नहीं गई, या नजर गई लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि विकास दुबे जैसे बदमाश पर शिकंजा कर सके। लिहाजा एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें कि जो मुकदमे दर्ज होंगे उसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी एसपी अवस्थी करेंगे और साथ ही जो यूपी के जो टॉप मोस्ट वांटेड जो होंगे, बदमाश होंगे, जिनके के इलाके में दहशत होगी, उन पर यूपी एसपी पर कार्रवाई करेगी। ठीक है संतोष, आपने इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे संवाददाता संतोष ने कहा है कि एक दिन में कोई अपराधी नहीं बना है। देखिए, कई सरकारों का योगदान रहा, उस जनता का योगदान रहा, इसके समर्थकों का योगदान रहा। वो जनता जो इसे डरती थी, उसके डर ने इसके हौसले को बहुत बढ़ाया और यही वजह है कि ये बढ़ता चला गया, अपराध की जगत में अपना नाम करता चला गया और पुलिस वालों के साथ सांठगांठ करके फिर उसके बाद पुलिस पर ही हमला इसने कर दिया और अभी फरार चल रहा है। हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, अब सवाल ये है कि गिरफ्तार कब तक होगा? पुलिस की जो, अगर मैं सक्रियता की बात करूं या दबिश देने की बात करूं, तो क्या वो प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रही है? किन जिलों में ज्यादा जो है दबिश दी जा रही है और क्या दूसरे राज्यों के साथ भी कांटेक्ट में है अब पुलिस? जी देखिए, जिस तरह से इतना बड़ा ये कांड हुआ है, उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी है वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और लगातार जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए तब तक आप लोग कैंप करेंगे और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करेंगे। और जिस तरह से कल उन्होंने जब कानपुर में बात करते हुए साफ कहा था कि शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, तो लिहाजा पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 2 दर्जन के आसपास जो लोग हैं, जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं, कानपुर का जो जिस जगह उनका गाँव है और जो रिश्तेदारी है, जो उनके नातेदार रिश्तेदार है, जो आसपास जहाँ भी रहते हैं, वहां पर लगातार दबिश देने का काम और छानबीन करने का काम, जांच करने का काम जो पुलिस की तरफ से है वो लगातार किया जा रहा है। अधिकारी लगातार तो पुलिस करेगी, लेकिन एक सवाल है, क्या कोई क्लू मिला है? क्या कुछ पता चल पाया कि किस तरफ गया है, किस जिले की तरफ गया? क्या पता चल पाया? थोड़ा बहुत पुलिस को कोई जानकारी है कि नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है और अभी ये फाइनल नहीं हो पाया कि वो किस दिशा में गया है, कहाँ पर गया है, और अगर जानकारी है तो अभी साझा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मीडिया में आने के बाद शायद उसको अंदाजा ना लग जाए कि उसके पीछे पुलिस पहुंच रही है। इस वजह से पुलिस शायद कुछ बताने से बच रही है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिहाजा उस तक कोई जानकारी ना पहुंचे, क्योंकि वो भी जहाँ भी होगा वो जरूर खबरों के माध्यम से जानने की कोशिश करेगा कि पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, किस दिशा में चल रही है। लिहाजा पुलिस जो अधिकारी है वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रभावित हो सकती है। इस वजह से सब चीज़ खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और लगातार हर एंगल पर जांच कर रही है। तो वहीं जो भी उससे करीबी है, जो भी उसके सगे संबंधी है, उसको पकड़कर उनसे पूछताछ करने का काम भी कर रही है। जी ठीक है प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो इस हत्यारे की तस्वीरें एबीपी गंगा ने भी आपको दिखाई हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द ये या इस तरह की कोई मूवमेंट दिख रही है कि कोई अनजान आ रहा है और उसकी शक्ल इससे मिलती है, तो जरूर आप पुलिस को सूचित करें, पुलिस का सहयोग ऐसे में करें। आगे बढ़ रहे खबरों में मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पढ़ाई करके लौटे रिटायर्ड कर्नल के बेटे ने जमकर तांडव किया है। नशे की हालत में शख्स ने पेट्रोल पंप पर खूब गुंडागर्दी की है
और गनमैन पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। और ये तो गनीमत रही, राहत की बात रही कि कुर्सी पर बैठे दोनों लोग वारदात में बाल बाल बच गए, लेकिन आरोपी के नशे में होने के चलते उसने फिर मशीन में तोड़फोड़ शुरू कर दी और काफी देर तक चले इस तांडव से देर रात हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने वहां पर पहुंचकर आरोपी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके की यह वारदात है। आप इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यह खबर क्या है। यह काले रंग की गाड़ी में सवार होकर आता है। पहले देखिए कुर्सी पर ये दो लोग बैठे होते हैं, ये कूद जाते हैं और खुद को बचाते हैं और उसके बाद एक गाड़ी घुमाता है। जो एक शख्स जो भाग गया है उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, उसको दबाने कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ये बाल बाल बच जाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम के प्रमुख सचिव के पीए का सहयोगी बताने वाले पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पीएम के प्रमुख सचिव का पीए खुद को उसका पीए का सहयोगी बताने वाले पर एफआईआर हुई है और अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनिरुद्ध पर केस दर्ज कर उस पर कार्रवाई की तैयारियां हैं। यह खबर बड़ी और शख्स पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पीएम कार्यालय ने सीबीआई को शिकायत दी थी। डिफेंस डील से जुड़े हुए दावे भी यह अनिरुद्ध सिंह कर रहा था और लोगों को गृह मंत्री से मुलाकात करवाने का यह झांसा देता था, ठगी करता था, जालसाजी करता था और पीएम के प्रधान सचिव से भी मुलाकात के ये झांसे देता रहता था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं दिल्ली से। धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री के सचिव से ये मिलवाने का झांसा दिया करता था, पैसे लिया करता था, जालसाजी किया करता था और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और ओम प्रकाश तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई और किस तरह का एक्शन, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, बताएं, सवाल पूछो। सवाल ये है कि अभी तो एफआईआर दर्ज हो गई, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही है? जो अनिरुद्ध सिंह नाम का ये शख्स था, इसने अपने फोन नंबर 2-3 अलग अलग फोन नंबरों से बोइंग इंडिया के ऑफिस में लगातार कई बार बात की थी। लिहाजा उन फोन नंबरों की जांच की जा रही है। सबसे अहम बात जो सीबीआई को आरंभिक जांच के दौरान पता चली है कि जब ये देखा गया कि जितेंद्र कुमार सिंह नाम का कोई शख्स क्या प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पास है, तो ना तो इस नाम का कोई शख्स वहां पाया गया और ना इस नाम की कोई पोस्ट। तो जो फोन नंबर मिले हैं उनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शख्स की पहचान कर ली है और आने वाले दिनों में कुछ अहम खुलासा हो सकता है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में 48 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और इससे हड़कंप मच गया। 48 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस। एम्बुलेंस सेवा के कॉल सेंटर में 32 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से, 48 केसेस मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि एम्बुलेंस सेवा के कॉल सेंटर में 32 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं और 48 घंटे के लिए कॉल सेंटर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। शैलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, 48 पॉजिटिव केसेस, इनके बारे में और डिटेल जानकारियां दें। राजीव, देखिए 48 केस मिले हैं लखनऊ में, एक बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव मिलना। 32 कर्मचारी जो है वो एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के मिले हैं, जिसके बाद जो 102 नंबर की सेवा मिलती है एम्बुलेंस की, उसके कॉल सेंटर को लखनऊ में सील कर दिया गया। अपडेट हम आपको दें,
वो कॉल सेंटर सील कर दिया गया है। और इस कॉल सेंटर में अगर हम रोज की बात करें तो सूत्रों की माने लगभग 40,000 के आसपास कॉल आते हैं, 35 से 40,000, करीब 10 से 12,000 लोगों को प्रदेश भर में रोजाना इस कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉल सेंटर सील होने के बाद में ये सर्विसेज कितनी प्रभावित होंगी। फिलहाल हमारी कंपनी के जो प्रवक्ता है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि फिलहाल के लिए सेवाएं प्रभावित ना हो इसके लिए जो 102 नंबर के कॉल आते हैं उनको 108 एम्बुलेंस सेवा का जो कॉल सेंटर है वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि इससे कितनी व्यवस्था को संभाला जा सकता है, क्योंकि रोजाना 35 से 40,000 कॉल आना, उनमें 12,000 को सेवा देना, 108 एम्बुलेंस की जो कॉल सेंटर उनके पास अपने भी कॉल आते हैं, ऐसे में कितने कॉल्स वो हैंडल कर पाएंगे ये देखना होगा। 102 एम्बुलेंस की अगर बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सेवा दी जाती है, उनको घर से लाने से लेकर इलाज के बाद छोड़ने की भी सेवा मिलती है। ऐसे में 102 कॉल सेंटर का बंद होना पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय, हर आदमी के लिए चिंता का विषय, जिसको भी एम्बुलेंस सेवा की जरूरत पड़ेगी अचानक से। बहरहाल सूत्रों की माने तो कंपनी जो है वो और बिल्डिंग तलाश कर वहां पर एक टेम्परेरी कॉल सेंटर। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो चिंताजनक बात यही है क्योंकि हजारों कॉल्स रोजाना आती हैं और ऐसे में कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबरलाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। Co-powered by Smile Train, changing India one smile at a time. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और एक और बड़ी खबर, चीन को अब यूपी से एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला। वो बड़ा फैसला क्या है बताएंगे आपको, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश से एक और झटका चीन को लगा है। कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया है। तकनीकी खामियों का हवाला दिया गया है और ठेका जो चीनी कंपनी को मिला था आगरा कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में, उसको रद्द कर दिया गया है। और ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ गए। अविनाश, बताइए कितना बड़ा झटका, क्या झटका दिया गया इस बार? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो ये 2051.30 करोड़ रुपए का टेंडर था, जिसमें सिग्नल सिस्टम आपूर्ति करने का ठेका दिया जाना था, जिसे कि चीन की कंपनी CRRC ने भी अप्लाई किया था। लेकिन यूपी सरकार ने इसमें खामियां पाई हैं। जो चीन की कंपनी ने टेंडर अप्लाई किया था उसमें खामियां पाते हुए यूपी सरकार ने उसके टेंडर को निरस्त कर दिया है। और अब ये टेंडर भारतीय कंपनी बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जाहिर तौर से बात है कि चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन लगातार भारत में कई सारी प्रोजेक्ट में अपना टेंडर डाल रहा है और उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए तमाम तरह तरीके से निवेश भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश में दूसरा झटका है, क्योंकि अगर पहले बात करें तो दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रेन, मोनोरेल ट्रेन का निर्माण हो रहा है, उसमें भी जो है उसके जो टेंडर पाया गया था उसको रोक दिया गया है। और अब आगरा और इसके साथ साथ कानपुर के लिए जो मेट्रो ट्रेन बननी थी उसमें भी अब चीनी कंपनी के टेंडर निरस्त कर दिया गया है। जी, आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। गोरखपुर से एक बड़ी खबर दे दें, 7 साल की मासूम बच्ची से रेप किया गया है। चौरी चौरा इलाके में टॉफी के बहाने बच्ची से रेप किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है और चौरी चौरा इलाके में बच्ची को बहलाया फुसलाया गया, टॉफी के बहाने से उसके साथ रेप किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है।
गोरखपुर से खबर, 7 साल के बच्चे से रेप किया गया। 7 साल की मासूम बच्ची। रामपुर में एक महिला की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया, लेकिन महिला के बेटे ने क्वारंटीन सेंटर की छत से छलांग लगा दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार को जौहर यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम विनीत गौतम था और वो सिविल लाइन थाना इलाके के आगापुर गांव का रहने वाला था। आगरा में एक शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शमशाबाद इलाके के जरौली गांव की है, जहां पर रात के वक्त में युवक ने खुद को गोली मार ली। सुबह जब परिवार वालों ने युवक को खून से लथपथ देखा तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस को फोन किया गया, फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल युवक की आत्महत्या की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। यहां पर मामा भांजे को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद से परिजनों में कोहरा मचा हुआ है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।